एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद एआई युक्ति। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको शॉर्ट करके जाने हैं। ये टॉपिक्स मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम किए थे एंड आपको भी इन्हें करके जाना ही जाना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें इस यूनिट को अप्रोच कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस यूनिट को छोड़ के चले जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये यूनिट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको समझ आएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं इस यूनिट से वो रिपीटेटिव पैटर्न पे होते हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं एंड पूछने का तरीका थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। अगेन, ये यूनिट जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगती है। रटने से ज़्यादा बेटर होगा कि पहले हम इसकी कंसेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि वो एक्चुअल में है क्या। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम अगर इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे एंड सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमें एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए पढ़ना है क्योंकि एनटीए जो पूछता है मेन फोकस उस पे होना चाहिए। इसलिए इन डेप्थ बहुत ज्यादा घुसने से पहले सब्जेक्ट में हमें एनालाइज कर लेना होगा कि एनटी कितने लेवल पर है, उतने ही लेवल का हमें पढ़ना है। इंडियन लॉजिक की क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो बहुत ज्यादा डिटेल में इंडियन लॉजिक की बात करती हैं। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, जितना लेवल अभी एनटीए का है उतने पे ही स्टिक रहे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो आपको शॉर्ट करके जाना है वो है स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन में ऑल, नो, सम नॉट, देन कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें से बनता है तो इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव कौन सा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ऐसे इसमें से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपको इनकी ना प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना होगा। जैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता ही आता है हर शिफ्ट में। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे होता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, आपको बताना होता है कि इनमें से लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन से हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? एक तो आपकी कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टर एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको जो शॉर्ट आना चाहिए वो है कन्वर्जन, ओवर्जन एंड काउंटर पोजिशन। इसमें से इसके बेसिक्स पे आपका जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आता ही आता है, आप इसको तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं वो है फैलेसीज। फैलेसी में से देखिए क्वेश्चन आता ही आता है, आप तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अब फैलेसी हमारी 2 टाइप की है, इनफॉर्मल फैलेसी एंड फॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी का क्वेश्चन तो एक कंफर्म है ही। अब इनफॉर्मल फैलेसी को हम कैसे अप्रोच करें? इनफॉर्मल फैलेसीज बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी हम याद नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप पहले बेसिक जो इनफॉर्मल फैलेसीज आपको मिल रही हैं उनको एक पेपर पे नोट डाउन करिए। अब इनफॉर्मल फैलेसीज जब भी आप करें तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू करें कि कौन सा एग्जाम्पल किसका होता है। क्योंकि उनके नेम एकदम याद करना मुश्किल होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझेंगे उसे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि एनटीए ने जो भी इनफॉर्मल फैलेसी पूछनी है, ये इनफॉर्मल फैलेसी का ट्रेंड आपका जून 2024 में, दिसंबर 2023 में, जून 2023 में बहुत ज्यादा रहा है। तो इन एग्जाम्स में जो भी आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज आ गई हैं, आपको सारे ऑप्शन एनालाइज करने हैं। चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो उसके बाद जो भी आपको इनफॉर्मल फैलेसी न्यू मिलती है आपको वो लिखनी है, आपको उसका एग्जाम्पल लिखना है और समझ लेना है। क्योंकि क्या होता है, एनटीए जो है ना अपने ही पूछी हुई चीजें रिपीट करता है, तो आपको ये स्कोप नहीं छोड़ना है कि आपने उसका पूछा हुआ छोड़ दिया। तो ये अप्रोच आपको इनफॉर्मल फैलेसी के लिए रखनी है। फॉर्मल फैलेसी के लिए आपको बेसिक आपकी 5 to 6 फैलेसीज रहती हैं, फॉर्मल फैलेसी वाली आपको वो अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शॉर्ट कवर करना है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव।
इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग हमारे को करके ही जाना है। इसमें हमें क्या करना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बेसिक समझने हैं, जैसे कौन सा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा होता है, एग्जाम्पल जो होते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के हमें वो कर लेने हैं। अच्छा, वैलिडिटी एंड साउंडनेस किस में आती है, कोजेंट एंड अनसाउंड किस में आता है, इसके ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ से हमें ट्राई करना है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम इसके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि क्या होता है कि एनटीए ना अपने स्टेटमेंट्स भी रिपीट करता है। जैसे कोई स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट 1 और 2 के फॉर्म में है तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम असर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में आ जाए। तो हमें ना एनटीए की लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप अगर उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है कॉनोटेशन डेनोटेशन। कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन जो है बेसिक मीनिंग तो हम समझ लेते हैं, लेकिन एनटीए अब इसमें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए एडवांस क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे इसकी एग्जाम्पल दे दिया, आपको बताना होगा कि ये इंक्रीजिंग इंटेंशन का क्वेश्चन है या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। तो ये जो है ना कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, जिसको हम इंटेंशन एंड एक्सटेंशन भी कहते हैं, ये टॉपिक आपको शॉर्ट शॉर्ट करके जाना है, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट शिफ्ट्स में देखने के लिए मिले हैं। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी आ जाए, तो ये टॉपिक भी आपको शॉर्ट शॉर्ट करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडियन लॉजिक की, तो इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जहां मोस्ट ऑफ अस प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत से लोग इसे छोड़ के भी चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इंडियन लॉजिक बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है, एंड अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान भी होता है। तो इंडियन लॉजिक में कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं जो आती ही आती हैं, पहले आपको वो करना है। सबसे पहले आ जाता है आपका हेत्वाभास। हेत्वाभास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हेत्वाभास आपको कैसे कवर करना है, देखिए आपको क्या करना है, जितने भी मतलब ज्यादा नहीं है, 7 to 8 टाइप्स हैं, आपको वो अपने एक शीट लीजिएगा, वहां पे टाइप लिखिएगा उसमें क्या होता है, ठीक है, कैसे वो फैलेसी अकर होती है, आपको वो लिख लेना है, उसका एग्जाम्पल लिख लेना है। हेत्वाभास की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके एग्जाम्पल एज इट इज रिपीट होते हैं। न्यू एग्जाम्पल्स नहीं पूछता एनटीए, आपको एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आपका एक सिंगल शीट में आ जाएगा। उसको लिखने के बाद आप उसे अपनी जहां पे भी आप पढ़ते हैं टेबल पे, वॉल पे स्टिक कर लीजिए। रोज आप उसको एक बार रीड कर लीजिए चलते फिरते, आपको सच में ये एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगे। मुझे एग्जाम से पहले हेत्वाभास अपने टिप्स पे याद थे कि हेत्वाभास का क्वेश्चन कैसा भी आता मैं तो गलत नहीं करके आती, क्योंकि मैंने उसको इतना अच्छे से अपने माइंड में सेटल डाउन कर लिया था। अगर आप चाहें तो हेत्वाभास वाला जो पेज है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आपका प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि एंड शब्दा, ये आपको डिटेल में करके जाने हैं। जैसे अगर मैं प्रत्यक्ष की बात करूं तो प्रत्यक्ष के टाइप्स क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल आपको अच्छे से करके जाना है। देन अगर अनुमान की बात करें तो अनुमान में आपके स्टेप्स क्या होते हैं, वो फून वाला जो स्टेप है उसके जो आपके एग्जाम्पल हैं, हिल फायर एंड स्मोक वाला, हिल फायर एंड स्मोक वाला एग्जाम्पल आपको करके जाना ही जाना है। देन उपमान के भी टाइप्स क्या होते हैं, कैसा मतलब प्रोसेस होता है, वो करना है। अर्थापत्ति अनुपलब्धि में भी यही टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स आपको करके जाने ही जाने हैं। देन शब्दा, शब्दा का जो आपका कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा आता है। आकांक्षा, योग्यता और सानिध्य एंड तात्पर्य वाला आपका पोर्शन आता ही आता है। तो आपको ये तो करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको श्योर शॉर्ट करके जाना है वो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में मतलब कितने टाइप के स्कूल्स थे, आस्तिक, नास्तिक एंड ये किसने दिए हैं, जैसे योगा है वो पतंजलि ने दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्कूल किसने दिया है, कौन से स्कूल ने किस
सोर्स को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। तो ये टॉपिक्स तो आपको पता होने ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैम इन टॉपिक्स को सिर्फ अगर हम करके जाएं तो हमारे क्या लॉजिकल रीजनिंग जैसी टफ यूनिट में 5 on 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो यस, बन सकते हैं। देखिए मेरे एग्जाम में मेरे 5 on 5 क्वेश्चंस आए। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो कॉन्ट्राडिक्टरी का था। आप 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, मुझे बताना था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे और बताना था कि इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वैलिडिटी के लिए कौन सा इसमें से सही है। तो आपको मैंने बताया, एंड ये क्वेश्चन जो था वो रिपीटेड था। मैंने पीवाईक्यू किए थे, ये सेम पीवाईक्यू आया हुआ था, तो इसलिए मेरा इजीली हो गया था ये, क्योंकि वो सारे चारों स्टेटमेंट मैंने पहले भी पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में आया था वो था इनफॉर्मल फैलेसी का। वो क्वेश्चन जो था उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था एंड उसमें जो फैलेसी अप्लाई होनी थी वो थी बेगिंग द क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में आया था वो था लॉजिकली इक्विवेलेंट का। लॉजिकली इक्विवेलेंट में उन्होंने वहां से क्वेश्चन था कन्वर्जन, ओवर्जन एंड काउंटर पोजिशन से, तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया था। नेक्स्ट आया था न्याय फिलोसफी में जो फून है, फून वाले स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप होता है उपानन। उसका एग्जाम्पल बताना था कि फून में वो कौन सा एग्जाम्पल है जो उपानन से मैच होता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे ना तो 4 में से 4 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके श्योर शॉट हो जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनके पीवाईक्यू कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन करिए। होप आई वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।